Assalamualaikum, dear students. In this lecture, we are going to read Ideas That Have Helped Mankind, written by Russell. This is a reflexive essay. रिफ्लेक्सिव एस्से जिसे हम फिलोसॉफिकल एस्से भी कहते हैं, लिटरेरी एस्से भी कहते हैं, ये वो एस्से होता है जिसमें आपको किसी प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करना होता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन होता है. द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट हैज़ टू डू विद सोसाइटी और इंसान का जो एक ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और कैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई है, ये एस्सेज इन चीज़ों के बारे में होते हैं, वो बातें जिनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है. सो जो रिफ्लेक्सिव ऐसे होते हैं दे डिमांड रिफ्लेक्शन कि आप उनके बारे में सोचें और बात करें. रिफ्लेक्सिव ऐसे का मसला ये है कि ये आपको अखबार में नहीं मिलते. अखबार में जो चीज़ आपको मिलती है वो होती है नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें, और उन नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों में जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं, आपको कोई भी इशू बेस्ड ऐसे आ जाए, चाहे वो नेशनल से आए, इंटरनेशनल उसकी रेंज हो, वो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ह्यूमन हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और जब भी हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी मुराद होती है कि आपको स्टोन एज से ज़रा सेंस होनी चाहिए उन ज़मानों की जिन ज़मानों से इंसान गुजरे. ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई क्या हुआ था, या आप को एक एक चीज़ जो है वो बिट्स एंड पीसेस में मालूम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे सोसाइटी जो है वो शुरू हुई होगी, और कैसे इंसानों के जो ताल्लुकात हैं वो डेवलप हुए होंगे, और कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें मैटर करती हैं और कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती हैं. सो एक यू यू शुड बी इन अ पोजीशन टू रिफ्लेक्ट अपॉन समथिंग. सो अब वो कहता है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड. मैंने ये ऐसे क्यों चूज़ किया है? अब इसमें वो इस तरह के आइडियाज़ की बात नहीं कर रहा कि वो आपसे कहेगा जी कि वो शुरू हो जाए कि मेडिसिन ने बड़ा बेनिफिट किया है, दिया है, और पेनिसिलिन है और ये है वो. नहीं, इसमें वो किसी और तरह के आइडियाज़ की बात करेगा. ठीक है, मैंने ये एस्से क्यों सेलेक्ट किया है, उसकी वजह ये है कि इस एस्से के अंदर जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आपको ये एस्से जिन आइडियाज़ की बात करता है वो आइडियाज़ हैं जो कि एक एस्से होता है हमारे पास, मॉडर्निटी इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस. उस एस्से के अंदर सीधा सीधा आपके इस एस्से के जो आइडियाज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो फिट हो जाएंगे. दूसरी बात ये कि व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स दैट यू मेक लैमिनेट, आप उसमें भी बात कर सकते हैं. इसमें जिन आइडियाज़ की बात हुई है वो बहुत जनरल हैं, तो आप अपने रिफ्लेक्सिव एस्से के अंदर अक्सर उसको फिट कर सकते हैं. और इसमें जो ये जो एस्से लिखा गया है ये भी अनपॉपुलर एस्सेज में से है रसल के. ये बहुत बेहतरीन एसेज जो हैं वो लिखे गए हैं, बहुत बेहतरीन, यानी इसकी हमें मिसाल नहीं मिलती, ये इतने बेहतरीन है. ठीक है. सो इसमें हर वो चीज़ जो कि हम एसे राइटिंग में बात करते हैं, एक आइडियल एसे में बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो सारे के सारे इस एसे के अंदर पाए जाते हैं. यानी जैसा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, थीसिस स्टेटमेंट के बारे में जो बात की है, वो हर चीज़ आपको, बॉडी, कंक्लूजन, हर चीज़, रिटोरिकल क्वेश्चन आपको इस एसे के अंदर मिलेगा. सो लेट्स रीड इट. बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट form some conception as to the kinds of effect that we consider a help to mankind. So essay क्या है? Ideas that have helped mankind. अब अगर हम उस अप्रोच को फॉलो करें जो कि हम सुनते हैं कि हम डायरेक्ट ऐसे शुरू कर देते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बीट अबाउट द बुश, तो हमें डायरेक्टली जाना चाहिए उन आइडियाज़ की तरफ जिन्होंने इंसान को फ़ायदा पहुंचाया है. लेकिन रसल क्या कहता है? रसल कहता है बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट. तो ये दिस सब्जेक्ट क्या है? ये ऐसे वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर अ हेल्प टू मैनकाइंड. तो क्या है वो इफेक्ट क्या है जिसे हम कहते हैं कि अ हेल्प टू मैनकाइंड है? आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस? तो ये हेल्प होने से क्या मुराद है? हाउ दे आर बीइंग हेल्प्ड? सो व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, or when they become less like animals, or when they become happier, or when they learn to enjoy a greater diversity of experiences, or when they come to know more, or when they become more friendly to one another. अब आप ये सवाल देखें, आर मैनकाइंड हेल्प्ड, ये है आपकी मेन क्लॉज. व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज. अच्छा, अब ये क्या है? और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास और कंजंक्शन है, इसने किसको जोड़ा है? ये व्हेन वाली क्लॉज को जोड़ा है
व्हेन वाली क्लॉज से, तो ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, फिर ये एक और आ गया। अब आपको याद होगा जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिन दो चीज़ों में कोऑर्डिनेशन करवाती है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, सेम रैंक की होती हैं। तो अगर फ्रेज होगी तो एक जैसी फ्रेज होगी, अगर नाउन होगा तो सारे नाउन होंगे, वर्ब होंगे तो सारे वर्ब होंगे, वो रिलेटिव क्लॉज होगी तो सारी रिलेटिव क्लॉजेज होंगी। और अब क्या हो रहा है कि सारी डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हमें और से पहले कॉमा नहीं नजर आता। अब ये फिर देखें, और when they learn to enjoy a greater diversity of experiences, or when they come to know more, or when they become more friendly to one another। So अब आप ये देखें कि हमारे पास 5 दफ़ा और का इस्तेमाल हुआ है और 6 क्वेश्चंस किए गए हैं। जब हम बात करते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन की, तो रिटोरिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है। और फिर आप जितने मीनिंगफुल सवाल कर सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव एसे का बेहतरीन इंट्रोडक्शन जो होता है वो लिखा जाता है क्वेश्चंस के साथ। क्योंकि जब हम अटेंशन कैचर की बात करते हैं, क्यों कह रही हूं मैं ये बात कि क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव एसे आपको रिफ्लेक्ट करने की दावत देते हैं, आपको कहते हैं भाई सोचो इस बारे में। और जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में सवाल उठते हैं। दैट इज़ वाई इसमें सवाल जब किए जाते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, तो वो बहुत उनका इम्पैक्ट होता है और कभी भी सवाल येस और नो वाला नहीं किया जाता। अच्छा, अब उसने फौरन जवाब दिया, उसने कहा आई थिंक ऑल दीज थिंग्स come into our conception of what helps mankind, and I will say a preliminary word about them। उसने जवाब नहीं दिया, उसने कहा ये सभी मैटर करती हैं, पहले मैं इनके बारे में कुछ कहूंगा। ये जो आपका सेंटेंस है ये प्रीव्यू का काम दे रहा है कि आपको बता रहा है कि पहले मैं ये करूंगा। दिस इज मोर लाइक रोड मैप। अब आप ये देखें कि एस्से हमारा वहां से शुरू होगा, बॉडी, एस्से की बॉडी, जहां पे हम उन आइडियाज की बात करेंगे जिन्होंने इंसान को हेल्प आउट किया। दैट वुड बी द बॉडी ऑफ द एस्से, यहाँ पे। अब ये जो हम इस पोर्शन में बैठे हैं, दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और इसमें हमने ये अटेंशन कैचर लगाया है क्वेश्चन वाला, इसमें हमने लगाया है प्रीव्यू की एक लाइन, ठीक है। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो चल रहा है अभी हमारे एस्से का इंट्रोडक्शन, ठीक है। बॉडी पे हम तब पहुंचेंगे जब वो उन आइडियाज की बात करेगा जिनको डिस्कस करना है, अभी उन आइडियाज की बात नहीं हुई। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल the most indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers। तो पहली चीज क्या है? numbers। There must have been a time when homo sapiens। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास जो पहला जो पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, आप देखें कि वो एक आम पैराग्राफ नहीं होता। एक आम पैराग्राफ कैसे होता है? जैसे ये पैराग्राफ शुरू हुआ है तो इसमें टॉपिक सेंटेंस है। अब जो इंट्रोडक्शन का पहला पहला पैराग्राफ होता है वो कैसा होता है? उसने कहा कि पहले हम ये डिस्कस करें, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हेल्प मैनकाइंड से मुराद क्या है। ये वाला भी जो जुमला है ये एक तरह से प्रीव्यू है, क्योंकि हमें रोड मैप मिल रहा है कि भाई ये करने से पहले ये कर लो, और फिर ये सारे सवाल हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने हमें ये थोड़ा सा उसके ऊपर कमेंट जरूर किया है कि ये जो आधी आपकी जो मेन क्लॉज है उसने कमेंट किया कि ये सारी मैटर करती हैं, लेकिन पहले मैं इनके बारे में कुछ कहूंगा। ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक आइडिया दिया और उस आइडिया की सपोर्ट में कुछ कहा हो और हमें बात समझ आ गई हो। जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, वो सिर्फ ओपन करता है पॉसिबिलिटीज को जिनको बाद में एड्रेस किया जाता है। दिस इज नॉट अ टिपिकल पैराग्राफ। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग में कही थी कि पर्पस बताता है कि पैराग्राफ को किस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर डेफिनेशन वाला पैराग्राफ होगा तो उसमें हम डिफाइन कर रहे हैं, उसकी लेंथ भी कम होगी, उसमें डेफिनेशन दी जाएगी। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ होगा तो उसको करने का तरीका डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उस पैराग्राफ को करने का या कंपेयर एंड कंट्रास्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट होगा। अच्छा, there must have been a time when Homo sapiens was a very rare species subsisting precariously in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment,
At this point, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to outweigh the disadvantages of his long infancy, his lessened agility as compared with the monkeys, and his lack of hair suit protecting against cold. In those days, the number of men must certainly have been very small. The main use to which throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population. I do not mean this that this was the intention, but that it was in fact the effect. If this is something to rejoice in, then we have occasion to rejoice. ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है इसमें वो कहता है कि कोई टाइम था जिसमें इंसान जो थे वो कम थे। सॉरी, वो कहता है कि पहली बात ये है कि जिसमें विदाउट एनी डाउट इंसानियत को हेल्प आउट किया गया है वो है नंबर्स। अच्छा, अब वो इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देता है कि ऐसा टाइम रहा होगा, ये हमारी सपोर्टिंग डिटेल है। वो कहता है कि ऐसा टाइम रहा होगा जब ये बड़ी रेयर स्पीशीज थे और प्रिकेरियसली जंगल्स में और केव्स में पाए जाते थे, बड़ा मुश्किल इनके पास टाइम था। और एट दिस पीरियड ऑफ बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, ये जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है हमारी ग्रेटर इंटेलिजेंस का, ये कैसे हमें बायोलॉजिकल जो एडवांटेज है वो कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है कि ये cumulative, which is was cumulated because it could be handed on from generation to generation। तो हमारी ये जो greater intelligence है ये एक generation से दूसरी generation को hand down की जाती है, that had scarcely begun to outweigh the disadvantages of his long infancy। तो हम जो होते हैं वो बड़े अरसे तक, हमारा जो बच्चा होता है वो mature ही नहीं होता, ठीक है, इन्फेंसी में रहता है। his lessened agility as compared with monkeys, हम उतने तेज भी नहीं है, फुर्तीले भी नहीं है जितने के मंकीज होते हैं। एंड हिज लैक ऑफ हेयर सूट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोल्ड, और हमारे जिस्म पे वो बाल भी नहीं है जो कि हमें सर्दी से बचाते हों। इन दोज डेज द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टनली हैव बीन वेरी स्मॉल, मस्ट certainly have been, look at the tense। अब वापस जाएं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें ना तो देर आर सो मेनी थिंग्स टू रीड इन वन एसे और वन रीडिंग जो होती है कि आप उसमें से हैरान रह जाएं कि कितना कुछ निकल आता है। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे उसने कहा देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, क्योंकि जिस चीज की वो बात कर रहा है वो है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक से क्या मुराद है कि अभी हिस्ट्री को लिखा नहीं जाता था, तो हिस्ट्री से मुराद होती है जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री के रिटन रिकॉर्ड से पहले इंसान ही नहीं थे, इंसान थे लेकिन उनके पास लैंग्वेज नहीं थी। और फ्रॉम लैंग्वेज आई मीन कि उनके पास तस्वीरें नहीं थी। यानी हमारे पास जहाँ पे केव में भी हमारे पास वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पाई जाती है, उसे भी हम हिस्ट्री में काउंट करते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ उसकी हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसे हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं, ठीक है, जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, अब उसने कहा हैव बीन, फिर उसने कहा द ऑफ दिस ग्रेटर इंटेलिजेंट हैड स्केर्सली बिगन टू आउटवे। अच्छा, अब उस वक्त जो उसका इंटेलिजेंस वाला था वो इतना ज्यादा क्या कहते हैं नजर आना नहीं शुरू हुआ होगा, जो इम्पैक्ट है उसका। अब कहते हैं इन दोज डेज द नंबर ऑफ men must certainly have been very small, the main use to which throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population। अच्छा, अब ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। उसने कहा कि असल में जिस चीज के लिए इंसान ने अपनी अकल को इस्तेमाल किया है वो है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। वो कहता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इंसान की इंटेंशन ये थी, लेकिन इंसान ने जो कुछ किया उसका इफेक्ट ये निकला कि इंसान जो था उसका जो नंबर था वो स्टेबल हो गया। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। तो वो क्या है, कंक्लूजन क्या निकला कि इंसान ने अपने आप को नंबर्स में बढ़ा लिया और इंसान न्यूमरस हो गए। We have also become in certain respects progressively less like animals। अब ये उसका दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहले रिटोरिकल क्वेश्चन के ऊपर उसने एक पैराग्राफ लिखा, ये उसका दूसरा रिटोरिकल क्वेश्चन है। वो कहता है जी लेस लाइक एनिमल्स आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट्स। फर्स्ट, that acquired as opposed to congenital skills play a continually increasing part in human life, and secondly that forethought more and more dominates impulse। सो हमारी इम्पल्स जो है उसको हमने निगेट कर दिया है और फोर थॉट यानी हम पहले से ही सोच लेते हैं, वो हमारे जो एक्शंस है उनको
हम जो परसीव कर लेते हैं उसको डिटरमिन करता है। और इस रिस्पेक्ट में इंसान जो है वो लेस लाइक एनिमल्स हो गए हैं। तो ये उसकी सपोर्टिंग डिटेल है जिसमें वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और ये टॉपिक सेंटेंस था, और ये आप देख सकते हैं कि कंक्लूडिंग सेंटेंस है, टिपिकल पैराग्राफ। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट सो श्योर, ये वाला पैराग्राफ मैंने आपको प्रेसी वाली क्लास में भी दिया हुआ है। एज टू हैप्पीनेस प्रेसी की एक्सरसाइज में, आई एम नॉट सो श्योर। सो ये टॉपिक सेंटेंस है कि मैं नहीं जानता हैप्पीनेस के बारे में कि क्या है, इंसान खुश भी है या नहीं है। बर्ड्स इट इज ट्रू। अब ये देखें, जैसे ही किसी चीज का नाम आता है तो मैंने आपको बताया बताया हुआ है कि जो आपके पास एग्जाम्पल्स होती हैं, एग्जाम्पल से मुराद क्या होती है सपोर्टिंग डिटेल में, कि आपको कोई भी चीज गिनवाई जा रही है। सो गिनवाने से मुराद है कि उस चीज का नाम आ गया। सो ये आई आपके पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हम लिखते हैं ईजी के साथ, ठीक है। सो आपके पास एग्जाम्पल आई, birds it is true die of hunger in large numbers during the winter if they are not birds of passage। तो ये बात तो सही है कि वो मर जाते हैं अगर वो उड़ के ना जाए एक जगह से दूसरी जगह। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट foresee this catastrophe or remember how nearly it befell them in the previous winter। so this is also true कि उनको समर में याद ही नहीं रहता कि उनके साथ पिछले विंटर में क्या हुआ था। with human beings the matter is otherwise। अच्छा, अब ये क्या हुआ, उस बर्ड्स की मिसाल दी, फिर उसने कहा विद ह्यूमन बीइंग्स द मैटर इज अदरवाइज। समहाउ वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स that will have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। But every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे आके बात खत्म हुई, मुझे कैसे पता चला बात खत्म हुई, उसने कहा एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन। अब उसका जो बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स का कंपैरिजन था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कंपेयर किया कि भाई जिस तादाद में इंसान बर्ड्स मरते हैं और उनको भूल जाता है कि उनके साथ पहले क्या हुआ था, ठीक है। और फिर वो कहता है कि आउट डाउट, यानी मुझे शक है कि जिस रफ्तार से परिंदे जो हैं वो विल हैव डाइड, वो मर जाएंगे इस विंटर में, वो उससे ज्यादा होगा जिस तादाद में इंसान जो है वो सेंट्रल यूरोप और इंडिया में मारे जाएंगे। लेकिन फर्क क्या है परिंदों के मरने में और इंसानों के मरने में, यहाँ पे आई हमारे पास एक्सप्लेनेशन जिसमें वो हमें बताता है कि जी फर्क ये है कि एवरी ह्यूमन डेथ by starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of the neighbors। So ये anxiety पाई जाती है। We suffer not only the evils that actually befall us but all those that our intelligence tells us we have reason to fear। तो जो हमारे पे मुसीबत आती है उससे तो हम डरते ही हैं, लेकिन जो हमारी अकल हमें बताती है कि आने वाले हैं मसाइल, उससे भी हम खौफ खाते हैं। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सिस टू विच वी आर लेड बाय फोरथॉट averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy। तो ये जो हमारी इम्पल्स है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं, ये हमें फिजिकल डिजास्टर से तो बचा देती है, लेकिन इसकी कॉस्ट है परेशानी और यूजुअली लैक ऑफ जॉय, तो हमारी जिंदगी में से खुशी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे ये है उसकी एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखें अगली जो उसने बात की, आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस इवन वेन दे enjoy a secure income are as happy as the mice that eat the crumbs from the tables while the erudite gentlemen snooze। यहाँ पे अगेन उसने क्या किया है, एक अदद कंपैरिजन पोर्ट्रे किया है और उसने नाम लिए हैं। तो नाम किसके है, इंसान का और माइस का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ, बाज़ पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको प्रेसी में या कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ में किसी लफ्ज़ का मानी पूछा जाता है। तो अब आपके सामने एक लफ्ज़ है एरुडाइट, तो आपसे कहा जाता है जी इसका मानी बताएं। कभी भी जो आपको पैराग्राफ में से लफ्ज़ का मानी पूछा जाता है वो आपकी नॉलेज के लिए नहीं पूछा जाता कि आपको पता है या नहीं पता, वो आपकी कॉन्टेक्चुअल रीडिंग होती है। सो अगर यहाँ पे इरूडाइट लिखा हुआ है तो इसका मानी भी कहीं पैराग्राफ के अंदर होगा। सो आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नेड मैन, मैन यहाँ पे क्या लिखा है, जेंटलमैन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ऑफ माई एक्वेंटेंस
even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their table while the erudite gentleman snooze. तो कौन सा gentleman है? Erudite. और कौन सा man है? Learned. तो इरुडाइट का मतलब क्या हुआ? लर्नेड. सो आपसे जो मानी पूछे जाते हैं वो हमेशा उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूछे जाते हैं, तो या तो उसी जुमले के अंदर या उससे पिछले या अगले जुमले के अंदर उसी लफ्ज का सिनोनिम इस्तेमाल हुआ होता है जो आपने ढूंढ के देना होता है, या आप उसे अपने अल्फाज में लिख सकते हैं. दोनों तरीके ठीक हैं. In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all. अच्छा, यहाँ पे उसने कहा था as to happiness I am not so sure. तो राइटर ने, अगर आप इसकी प्रेसी कर रहे हो तो आप कहते हैं द राइटर इज नॉट श्योर वेदर द ह्यूमन बींग्स आर हैप्पी और नॉट. ठीक है, या द राइटर इज अनडिसाइसिव. और जब एंड निकला कंक्लूजन तो उसने कहा है आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो खुश नहीं है. ठीक है, ये हमारे पास अगला सवाल आ गया. एज टू डिस्कवरी, अगर आप इसकी प्रेसी कर रहे होते तो फिर आपने सपोर्टिंग डिटेल्स को रिड्यूस कर देना था. आपने जब ओपनिंग करनी थी तो आपने कहना था द राइटर इज कंफ्यूज या अनडिसाइडेड, और आपने एंड करना था तो आपने फिर इसका कंक्लूजन निकालना था कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई. एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज. ये अब अगला सवाल आ गया एंजॉयमेंट के बारे में. आई रिमेंबर रीडिंग ऑन एन अकाउंट ऑफ सम लायंस who were taken to a movie showing the successful depredations of lion in a wild state, but none of them got any pleasure from the spectacle. अब ये देखें, ये जो लाइन है उसने हमें क्या बताया है? ये हमारे पास है एक अदर सपोर्टिंग डिटेल जो कि आपको दे रही है एग्जाम्पल कि लायंस एंजॉय नहीं करते. नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोइट्री, साइंस, बट फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स. ठीक है, सो हमारी सपोर्टिंग डिटेल जो है ये ऊपर वाली लाइन तक नहीं आ रही, इसको सॉरी हम यहाँ तक लाएंगे. लेट मी क्लियर इट. तो हमारी जो सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 है वो यहाँ तक आएगी, एनिमल्स तक. तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें हैं जो कि एनिमल्स इंजॉय नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंसान इंजॉय कर सकते हैं. तो सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 क्या है? Example, our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals, but we have purchased this advantage at the expense of a much greater liability to boredom. So ये हमारे पास supporting detail number 2 आई जो कि explain कर रही है कि क्या possibility बनी है जिंदगी में. ठीक है जी, ये हमारे पास आगे जारी बात है क्योंकि हमारे पास entertainment है तो हम बोर भी हो जाते हैं. But I shall be told that it is neither numbers nor multiplicity of pleasures that make the glory of man. It is his intellectual and moral qualities. It is obvious that we know more than animals do, and it is common to consider this one of our advantages. Whether it is in fact an advantage may be doubted, but at any rate it is something that distinguishes us from the brutes. तो कौन सी चीज हमें डिस्टिंग्विश करती है? वो है हमारी इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज. ठीक है जी. हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर? हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर? अब आप ये देखें कि ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन है. ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे रिटोरिकल क्वेश्चन एक जगह पे ही कर दिए हैं. आपके एस्से में या आपकी राइटिंग के अंदर टुवर्ड्स द एंड, यानी अगर आप सजेशन दे रहे हो, आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो उस वक्त तो आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी. लेकिन उससे पहले जहाँ पे आप कॉजेस तक हैं और अपने एस्से के आप समझें फर्स्ट हाफ के अंदर आप बड़ी आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी ये हैं क्वेश्चंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ राइटिंग डिवाइस. अब ये हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये आपके पैराग्राफ का अटेंशन कैचर है. दोनों चीज़ें ठीक हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपने इसे कैसे याद रखना है. तो ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क है और हमारे पास क्वेश्चन है. द आंसर इज ईजी. उसने ये नहीं कहा यस नो. ठीक है, अच्छा अब ये इसका जो आंसर इज ईजी ये हमारा वो ये असल में टॉपिक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर नहीं होता कि आंसर ईजी क्या है. हम जब कंक्लूजन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये जो उसने कहा था द आंसर इज ईजी, ये हमें यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, आगे जाके समझ आएगा. रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीशीज पेक रॉबिन्स पेक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ. तो रॉबिन जो परिंदा है वो चोंचे मार के जो बूढ़ा रॉबिन होता है उसको मार देते हैं. whereas men, the English, not the American species, give an elderly man an old age pension. Within the herd, we are more friendly
to each other than are many species of animals, but in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. ये उसने हमें मिसाल दी रॉबिन्स की, और उसने हमें मिसाल दी इंसानों की। ठीक है। और उसने कहा कि जैसे जानवर जो हैं हम उनसे ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली सपोर्टिंग डिटेल जो थी वो एग्जाम्पल थी। फिर उसने हमें समझाया कि हम अपने हर्ड में ज़्यादा फ्रेंडली हैं, लेकिन उस जानवरों से ज़्यादा फ्रेंडली हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वो हमारे तमाम तर मॉरलिस्ट और रिलीजियस टीचर्स होने के बावजूद जो आउट ग्रुप्स हैं उनको लेके हमारे इमोशंस जो हैं वो उतने ही फिरोशियस हैं जितने के जानवरों के हैं। ठीक है, उतनी शरीर है। और हमारी इंटेलिजेंस जो है वो हमें हम दूसरे लोगों के साथ वो स्कोप वो आइडियाज अटैच करने के काबिल करती है जो कि जानवर सोच भी नहीं सकते। इट मे बी होप दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, बट सो फार द omens आर नॉट वेरी प्रोपिशियस। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इंसान है वो वक्त के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सो जवाब क्या निकला? ये हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस था। उसने कहा हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। सो जवाब क्या है कि वी आर नॉट वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। वी आर फ्रेंडली इन द सेम ग्रुप बट नॉट आउटसाइड इट। अब ये वाली जो मिसाल थी रॉबिन्स वाली, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगर आप ऐसे लिख रहे हो माइनॉरिटीज के ऊपर, या आप ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाली जो बात है। सो जानवर क्या करते हैं अपने ही स्पीशीज के लोगों के साथ, और इंसान क्या करते हैं, लेकिन इंसान एक स्पीशीज में बड़े पोलाइट होते हैं, लेकिन दूसरी स्पीशीज के लिए इंसान क्या कर सकते हैं। तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ रॉबिन्स वाले को हॉलोकास्ट का जो हमारे पास इंसिडेंट है द फाइनल सोल्यूशन का, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind. अब ये all these different elements must be borne in mind considering what ideas have done most to help mankind. ये वो जुमला है जो कि ट्रांजिशन को शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स एक टिपिकल ट्रांजिशन चलती है जी, द प्रीवियस पैराग्राफ्स हैव डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस एंड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ दिस। ये एक बहुत ही टिपिकल सा पैराग्राफ है जो कि आपने फॉलो नहीं करना। आपकी जो पैराग्राफिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि आपने अपने पैराग्राफ्स को जब रिलेट करना है तो रिलेट करने का तरीका ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक लाइन जो है या एक क्लॉज की सेंस में आप चीज़ों को रिलेट कर देंगे, बजाय इसके कि आप एक जुमला लिखें जो कि ट्रांजिशन को शो करे। ट्रांजिशन को शो करने के लिए हमारे पास ये ट्रांजिशनल सेंटेंस आया है। ट्रांजिशन को आप ट्रांजिशनल क्लॉज के साथ, यानी एक क्लॉज बना के कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस के अंदर उससे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं होता कि एक जुमला जो है वो दो पैराग्राफ के दरमियान में लिखा जाए तो ही ट्रांजिशन होती है। अच्छा, फिर अब आगे चलते हैं। द आइडियाज विद विच वी शैल बी कंसर्न्ड। अब ये उसने रिलेट कर दिया। द आइडियाज, ये आया आपके पास वर्ड एसे का टॉपिक, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिनके साथ हम कंसर्न होंगे। वी शैल बी कंसर्न मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड, मे बी डिवाइडेड। इनकी कोई डिवीजन नहीं है कि किसी ने डिवाइड किया है, ये राइटर खुद डिवाइड कर रहा है। तो वो कह रहा है मे बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विद मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये दो चीजें हैं जिसमें उसने आइडियाज को डिवाइड किया है। अब आपको पता चल रहा है कि यहां से इधर से एसे की बॉडी जो है, बल्कि आप अगर पैराग्राफिंग की बात करें तो यहां से ये जो पैराग्राफ है यहां से हमारे पास एसे की बॉडी शुरू हो गई है। ठीक है, और जो इससे पहले चल रहा था, यानी आप ये देखें कि हम वैसे तो किताब के थर्ड पेज के ऊपर हैं, लेकिन एक पैराग्राफ दो, दिस इज थर्ड, शुरू से आते हैं, मैं आपको पहले सफे से दिखाती हूँ। लेट्स काउंट द पैराग्राफ्स। तो यहां से हमारे पास शुरू हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात,
8वां पैराग्राफ है जहां पे हमारे एसे की बॉडी शुरू हुई है। अब ये जो एसे है रसल का, ये तो खैर काफी ज्यादा लंबा हो गया है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आपने इतना लंबा एसे लिख देना है, लेकिन बात ये है कि आप ये देखें कि कितनी ज्यादा स्पेस जो है उसने एसे ने राइटर ने एक्वायर की है, कितनी स्पेस जो है वो उसने ली है अपने पॉइंट पे आने से पहले। और ये हम बात कर रहे हैं रसल की, जो कि स्टैंडर्ड ऐसे लिखता है। और जब हम इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं तो रसल वो राइटर है जो आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको पढ़ें, और इसकी स्टैंडर्ड राइटिंग है तो इसमें से प्रेसीज भी आती हैं। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि रसल जो है वो एक सॉट आफ्टर राइटर है व्हेन इट कम्स टू सीएसएस राइटिंग, सीएसएस पेपर्स। अच्छा, अब उसने हमें कहा कि ब्रॉडली इनको डिवाइड किया जा सकता है दो टाइप्स में, जो नॉलेज और टेक्निक के बारे में और जो मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में। अब इसके बाद वो हमें कहता है आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक। सो ये हमारे पास वंस अगेन वही चीज आई जिसे हम प्रीव्यू कहते हैं। तो प्रीव्यू ये भी हो सकता है, जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, कि आप एक ही दफा में एक पैराग्राफ में समझा देते हैं कि आपके ऐसे का रोड मैप क्या होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करते हैं, आप एक एक लाइन में डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा। ये जो आपके पास लाइन है, ये लाइन जो है दैट इज थीसिस स्टेटमेंट ऑफ योर एसे, क्योंकि उसमें उसने हमें बताया है कि कौन से दो आइडियाज हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है कि वो पहले नॉलेज एंड टेक्निक के आइडियाज हैं और दूसरे कौन से हैं, मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स के। अब उसने हमें कहा कि पहले वो कौन से डिस्कस करेगा और बाद में कौन से डिस्कस करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द dawn of history. At what stage language began is not known, but we may be pretty certain that it began very gradually. Without it, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made. So language जो है जो ज़्यादा important काम थे और मुश्किल काम थे, वो तो प्री हिस्टोरिक डॉन ऑफ हिस्ट्री से पहले ही ले लिए गए थे। तो डॉन ऑफ हिस्ट्री से क्या मुराद है, यानी हिस्ट्री जो कि रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है, उससे पहले ले लिए गए थे, क्योंकि उसके बाद लैंग्वेज जो है वो बड़ी ग्रेजुअली डेवलप हुई। और ये जो ग्रेजुअल डिस्कवरीज और इन्वेंशंस थी उसको फिर लैंग्वेज के थ्रू हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट किया। अनदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी एक हमारे पास पॉइंट आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लैंग्वेज। दूसरी क्या चीज आई है हमारे पास, वो कहता है वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। सो हमारे पास फायर की यूटिलिटी भी है। आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वॉज, आई सपोज, जैसे उसने कहा था मे बी डिवाइडेड, ठीक है। सो आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वॉज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट while our ancestors slept, but the warmth must have been found agreeable, must have been found, यानी ये सब कुछ वो डिड्यूस सपोज कर रहा है, अस्यूम कर रहा है। Presumably, on some occasion, a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out, it was found to be much better. And so the long history of cookery began. So ये उसने यहाँ पे supposition ली है। अब एक supposition वो थी जो कि हम essay writing में इंट्रोडक्शन में सपोज करते थे। तो हमने अटेंशन कैचर्स के लिए जो भी टेक्निक्स यूज की थी वो राइटिंग के अंदर किसी भी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं, जैसे कोटेशन। तो कोटेशन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अटेंशन कैचर में देनी होती है, कोटेशन तो आपके ऐसे में थ्रू आउट भी पाई जाती है, लेकिन जब हम अटेंशन कैचर में देते हैं तो हम प्रेजेंट करते हैं अपना बेस्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज आई, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, और फिर उसने सपोज किया क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स है तो हमारे पास इसका कोई प्रूफ तो है ही नहीं। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली द काउ एंड द शीप मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे पास अगली चीज है, वो प्री हिस्टोरिक स्टेप्स हैं जो कि बहुत स्लो रहे होंगे लेकिन वो बहुत डिसाइसिव रहे हैं। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but that people attempted to tame whatever animal their region taught them to worship. That tribes that worship lions and crocodiles died out, while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थेरी ये है कि जो भी जानवर किसी भी इलाके में अवेलेबल थे वर्शिप के लिए, उन्हीं को पूजा गया, लेकिन जो लोग लाइन्स और क्रोकोडाइल्स जिनको अवेलेबल थे और उन्होंने उनको पूजा तो वो खत्म हो गए, और जिन्होंने काउस को शीप्स को पूजा वो जिंदा रहे। I like this theory
and in the entire absence of evidence for or against it, I feel at liberty to play with it. So अब हमारे पास कोई एविडेंस या प्रेजेंट या एब्सेंट नहीं है एविडेंस जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करे या अगेंस्ट आए, तो वो कहता है कि मुझे ये अच्छी लगती है. Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. अब आप ये देखें कि उसके हर पैराग्राफ के अंदर वो कैसे रिलेट कर रहा है. यानी यहाँ पे उसने सबसे पहले कहा लैंग्वेज का, फिर उसने अनदर ग्रेट स्टेप, तो ये उसका लफ्ज था अनदर ग्रेट स्टेप. ठीक है, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और मे हैव कम. यानी वो सर्टेनिटी के साथ तो कह ही नहीं सकता. लुक एट द टेंसेस, चॉइस ऑफ टेंस. अगर वो कहता है विच केम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, तो इसका मतलब था कि ये चीज फाइंड आउट हो चुकी है और इसका कोई प्रूफ है. वो ये सारी चीजें खुद ही से सपोज कर रहा है, तो वो कह रहा है मे हैव कम. ठीक है, उसने कहा लैंग्वेज के बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फायर है. फिर उसने कैसे जोड़ा, द डेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर. अब यहाँ पे उसने जोड़ा नहीं है, दो पैराग्राफ जोड़ दिए थे, इधर उसने छोड़ दिया. ठीक है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे ये जो उसके पास चंक था इससे उसने फिर रिलेट कर दिया पिछले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ. ठीक है, सो कहीं पे वो जोड़ा है और रिलेट करा, कहीं पे नहीं करा. विच हाउएवर इंट्रोड्यूस ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस इनटू रिलीजन दैट लास्टेड फॉर मेनी सेंचुरीज. इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ही हमारे पास ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस आई हैं रिलीजियस. Fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism. Moloch would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism, when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in conditions that caused most of them to die. It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants. In the case of the grain, the discovery took thousands of years. In the case of the cotton goods, hardly a century. So perhaps there is some evidence and progress in the world. He is such a good writer, such a good writer. No matter how many times I've gone through Russell, he just impresses me every time. Now look at this sentence. In the case of the grain, the discovery took thousands of years. In the case of the cotton goods, in hardly a century. ये वो वाला जुमला है जिसमें सेमी कॉलन के हम इस्तेमाल की बात करते हैं कि हमारे पास आधा आइडिया एक तरफ है और आधा आइडिया एक तरफ है. सो ये है वो पोर्शन जहाँ पे हम बात करते हैं कि हाफ हाफ आइडिया में उसने डिवाइड किया है और सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है. तो हमारे पास एग्रीकल्चर के साथ ही वो रिचुअल्स आ गई जो कि ब्लड थर्स्टी हैं. द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस. अब ये उसने अपने पहले पैराग्राफ से लेके अब तक का जो पोर्शन था उसको कनेक्ट कर दिया. वो क्या था, द आर्ट ऑफ राइटिंग. सो हमारे पास जो अगली चीज आई है वो है द आर्ट ऑफ राइटिंग. अब जहाँ पे उसने बात की थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स की या हिस्ट्री शुरू होने से पहले की जो वो बात कर रहा था, यहाँ पे आगे उसने रिलेट किया कि वो आर्ट ऑफ राइटिंग है विच वॉज इंडीड अ प्री रेक्विजिट ऑफ हिस्ट्री. राइटिंग लाइक स्पीच, यानी पहले उसने लैंग्वेज की बात की थी और अब उसने राइटिंग की बात किया, तो बोलने से लिखने तक. Writing like speech developed gradually and in the form of pictures designed to convey a message. It was probably as old as speech, but from pictures to syllable writing and thence to the alphabet was a very slow evolution. In China, the last step was never taken. तो वहाँ की जो लैंग्वेज है आपको पता है कि जो उनके पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो पिक्टोरियल ही हैं अभी. ठीक है, सो यहाँ पे आकर उसने चाइना के ऊपर कमेंट भी कर दिया. अब ये वैसे देखें तो रेलिवेंट है, लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है एंड इट मेक्स सेंस तो आप उस आइडिया को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. अब आप कमिंग टू हिस्टोरिक टाइम्स, ये वाली फ्रेज देखें, पार्टिसिपल फ्रेज कमिंग टू हिस्टोरिक टाइम्स. नाउ लेट मी टेक यू बैक. ऐसे को हम एज अ होल देख रहे होते हैं. ठीक है, उसने कहा आई विल फर्स्ट ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक. यहाँ से बात शुरू हुई थी. उसने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री. तो यहाँ पे बात हो रही थी डॉन ऑफ हिस्ट्री की, ऐसी ही बात है. ठीक है, अब जब उसने डॉन ऑफ हिस्ट्री की बात की है तो ये एक सेक्शन शुरू हुआ है यहाँ से. इस सेक्शन से हम आगे तक गए हैं तो ये सेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ. डॉन ऑफ हिस्ट्री के बाद वो आया कमिंग टू हिस्टोरिक टाइम्स. ये उसने जोड़ा है इस पार्टिसिपल फ्रेज के साथ उस पिछले पूरे के पूरे
सेक्शन को। तो पैराग्राफ राइटिंग के अंदर हमने एक और बात की थी कि पैराग्राफ जो होता है वो एक सेक्शन होता है। सो बाज़ औक़ात हम एक ही पैराग्राफ को कई टुकड़ों में तोड़ के रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टुकड़े अलहदा हो गए। अगर हम उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता। तो हम क्या करते हैं कि उसको तोड़ के 2 पैराग्राफ में, 3 में, 4 में, 5 में लिखते हैं, जिससे कि हमारे पैराग्राफ्स को पढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन वो एक सेक्शन होता है। तो ये हमारे पास एक सेक्शन था। सेक्शन हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो हमें इन्हीं सेक्शन से काम लेना पड़ता है। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू जो हमारी वो है आउटलाइन है। अगर हम इसकी आउटलाइन बना रहे होते, ठीक है, जो हमने अभी तक जितनी बात की है, सो ये जो हमारे पास रिटोरिकल क्वेश्चन थे इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, उसने कहा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में उसने कहा कि व्हाट वी कंसिडर what to the kind of effect that we consider a help to mankind. ठीक है, what helps mankind? सो what बताने से पहले उसने हमें ये बताया है कि how mankind is being helped, यानी ये जो उसने कहा है कि भाई इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो आइडिया जो है वो तो कॉज है, लेकिन कहते हैं किस तरह का इफेक्ट जो है वो निकला है। ठीक है, हाउ मैनकाइंड इज बीइंग हेल्प्ड। तो उसने हमें आगे क्या ऑप्शन दिए थे, ये हमारा पहला सेक्शन। अब इसमें ऑप्शन क्या थे, अब आप सवालों में देखें, न्यूमरस, तो हमारे पास जवाब है इन नंबर। ठीक है, और हमारे पास है वो कहता है जी इन नंबर, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, तो दूसरा पॉइंट है लेस लाइक एनिमल्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दे बिकम मोर हैप्पी। सो द सॉरी यहाँ पे मैंने लेस लाइक एनिमल में जो अल्फा वो लगाई है, काउंटिंग लगाई है, वो गलत है जी, बी आएगा, लेस लाइक एनिमल्स। फिर हमारे पास सी है, सी में क्या लिखा है, दे बिकम इन हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा जी, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, तो हमारे पास क्या है, ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और व्हेन दे कम टू नो मोर, और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर। सो डी हमारे पास आ गया ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ई आ गया मोर नॉलेज, और एफ आ गया हमारे पास मोर फ्रेंडली। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ये यहीं पे सारे लिख दिए। तो ये हमारे पास एक सेक्शन बना और इसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। फिर उसने हमें एक बहुत बड़ा सेक्शन बताया जो कि उसकी थीसिस स्टेटमेंट थी। उसने कहा कि आर मैन, इसमें हम दो तरह से आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो हमारे पास दूसरा सेक्शन बनेगा आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड। अब इसमें हमारे पास जो ए है, क्योंकि वो पहले ए को शुरू करेगा, वो है दोज दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक। ठीक है, दोज pertaining to knowledge। आई एम रियली सॉरी, मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। अब या तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह बन जाए, तो फिर मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ठीक है, सो ये दोज pertaining to knowledge एंड टेक्निक। ठीक है, तो मेरे पास ये अब एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये जो आपको मैंने रोमन लगा के दिए ये सेक्शन है। अब दूसरा सेक्शन शुरू हुआ है। तो हमने बात की पर्टेनिंग टू नॉलेज एंड टेक्निक। अब आप ये देखें कि इस पर्टेनिंग टू नॉलेज एंड टेक्निक के अंदर आपके पास क्या चीज़ चल रही थी। उसने कहा है बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास साथ साथ चल रही हैं। सो अब आप इसको लेकर आएंगे, अगर आप इसमें अगला सेक्शन बनाएंगे। सो ए के बाद आपके पास नंबर 1 क्या आ रहा है, बिफोर द dawn of history।
कई सारी चीज़ें, आपने टेंस भी देखना है, सेक्शन भी देखना है, पैराग्राफिंग देखनी है। आप देखें कि किस तरह से आइडियाज़ को डिवाइड किया गया है, सेक्शन कहाँ से शुरू और ख़त्म हो रहा है, कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं, कहाँ बात पूरी हो गई है। ये सारी चीज़ें देख के आप एक दफ़ा किसी चीज़ को पढ़ लें, बिलीव यू मी कि वो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी, ठीक है। अब ये बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री में उसने हमें कौन सी बातें गिनवाई। अब आप ये देखें कि हमारा वो आ गया, रोमन वाली भी आ गई, अल्फ़ाबेट वाली भी आ गई, ये डिजिट वाली भी आ गई। अब हमारे पास क्या बचता है, ए बी सी डी। तो हमारे पास ए क्या है, ए में थी हमारे पास लैंग्वेज, ठीक है। बी में थी हमारे पास फायर या यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। सी में उसने हमें बताया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है जी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बताई। और उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बाद हमें डी में बताया इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आप ये देखें कि ये एक पूरा का पूरा सेक्शन चल रहा है। अब इससे आगे चलें आप, ठीक है। और उसने हमें कहा द आर्ट ऑफ राइटिंग, तो हमारे पास यहाँ पे आया था डी, और डी के बाद हमारे पास आएगा एक सेकंड, ये देखें मैं यहाँ पे, लेट मी चेक, हाँ ये मेरा जो डी था वो मैंने कैपिटल लिखा है, दिस डी इज स्मॉल, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, और यहाँ पे हमारे पास आया ये आखिरी हमारा जो पॉइंट है, ई, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। तो ये हमारे पास अगला पॉइंट आया। अब ये देखिए कमिंग टू हिस्टोरिक टाइम्स, यहाँ पे हम बैठे हुए थे। सो ये अब हमारा दूसरा पॉइंट आया। तो पिछला पॉइंट हमारा क्या था, हमारे पास ये जो पीछे आया था बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, ऐसा ही था। हम बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे थे, ठीक है। सो बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री के बाद जब हम आगे जाएंगे अब, सो आफ्टर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब आ गया आफ्टर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, अब आप इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। वी फाइंड दैट द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स वर टेकन इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी आ गया। बोथ ऑफ विच बिगेन इन बेबीलोनिया सम मिलेनिया बिफोर द बिगिनिंग ऑफ आवर ईरा। Learning in Babylonia seems, however, to have become stereotyped and non-progressive long before the Greeks first came into contact with it. तो बाबुल में तो पहले ही जो नॉलेज थी, जो लर्निंग थी, वो नॉन प्रोग्रेसिव हो गई थी. इट इज़ टू द ग्रीक्स दैट वी ओ ways of thinking and investigating that have ever since been found fruitful. अच्छा, आप ये देखिए कि जब भी हम वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वो वापस जाके मिलता है ग्रीक आइडियल्स के साथ, क्योंकि हम वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर इस्लाम जो है वो दुनिया में प्रिवेल करता और अगर हमारे पास एक इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता जो हम इनहेरिट करते, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम मेसोपोटामिया में पीछे जा रहे होते और हम बाबुल की बात करते, किसी ऐसी तहजीब की बात करते जहाँ पे मुसलमान ज़िंदा रहे हों या जिसका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक हो, लेकिन हम पीछे किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं जाते, हम ग्रीक सिटी स्टेट की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो ओरिजिन है वो ग्रीस है और वो उसी में ट्रायम्फ लेता है और उसी को ग्लोरीफाई करता है, पर्टिकुलरली रेनेसांस के बाद, जबकि ग्रीक आइडियल्स को ही चेरिश किया गया था। तो ग्रीक आइडियल्स जो हैं वही हमें हर जगह पे नज़र आते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये एसिमिलेशन होगी नॉलेज की, ये आप पढ़ सकते हैं और दिस इज़ मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ इररेलेवेंट टू यू। लेकिन ये आफ्टर द डॉन ऑफ हिस्ट्री जो है ये अब ऐसे चल रहा है। इररेलेवेंट इस सेंस में कह रही हूँ कि ये अब मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी में चला गया। एज जनरल नॉलेज दिस इज़ गुड, लेकिन एज एन एस्से जो कि आप इनकैप्सुलेट कर सकें अपनी राइटिंग में, उस तरह से ये इतना इफेक्टिव नहीं है। अब सम ग्रीक्स यूज देयर इमेंसिपेशन फ्रॉम ट्रेडिशन इन द परसूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब ये उनका फिर एस्ट्रोनॉमी पे वो बात कर रहा है। अगला पैराग्राफ देखें, द ग्रीक्स हैड द कंसेप्शन ऑफ नेचुरल लॉ। अब ये साथ साथ एरिस्टोटल चल रहा है, ग्रीक्स की ज़्यादा बात है। जब ग्रीक से आपको समझ आ गई है बात तो फिर वो आगे जाएगा। अब ये देखें कि उसने कहा, एरिस्टोटल की वो बात कर रहा था यहाँ पे, ये देखें। फिर उसने कहा वर टू आस्क व्हाई इज देयर एंड इन देयर। अच्छा, अब ये एरिस्टोटल की बात हो रही है। अब ये देखें, in this respect, Aristotle led the world astray and it did not recover fully until the time of Galileo. यहाँ पे उसने एरिस्टोटल से लेके
गलीलियो तक का, वो जो 4th सेंचुरी बिफोर है जीसस क्राइस्ट, उससे गलीलियो जो कि हमारे पास 15th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में आ रहा है, उससे जाके जो उसने जोड़ा है, यहाँ पे अगर वो इस तरह से ना कनेक्ट करता तो हमारे पास एक गलती आती, जिसे हम राइटिंग में कहती हूँ, मैं कहती हूँ टाइम लैप्स, कि आपने जंप लगा दिया और आपका जो टाइम है वो बीच में स्किप हो गया। तो वो एरिस्टोटल से लेके ये 17th सेंचुरी में आया है, सॉरी हाँ 17th सेंचुरी में आया है हमारे पास। गलीलियो में हमारे पास डिकार्ट है, न्यूटन है, लेबनीज है, मेड एन एडवांस इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर मोर सडन एंड सरप्राइजिंग देन एनी अदर इन हिस्ट्री। मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस के अंदर आप ये मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और वहां से आप फिजिक्स के ऊपर आराम से आ सकते हैं, ठीक है। ये टाइम लैप्स नहीं था, उसने चीजों को जोड़ दिया, ठीक है। फिर ये गलीलियो और न्यूटन की बात हो रही है, द फर्स्ट ऑफ द न्यू वॉज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो वो अलग-अलग से भी इनकी बात कर रहा है और इनको पर्सन वाइज चला रहा है, ठीक है। सो अच्छी बात ये होती है कि अगर आप पर्सन को और टाइम टाइम को इकट्ठे चला सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ, यूनिफाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग, ओके, ये गलीलियो चल रहा है। फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जब भी हम, अब ये वाला जो पूरा सेक्शन है हिस्ट्री वाला, और हिस्ट्री से पहले वाला भी क्रोनोलॉजिकली था। पहले उसने वो टाइम बताया जो हिस्ट्री शुरू होने से पहले था, फिर उसने वो टाइम बताया जब हिस्ट्री लिखी जा रही है। हिस्ट्री शुरू होने से पहले से मुराद है कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है, और हिस्ट्री शुरू होने के बाद से मुराद है कि पिक्चर की सेंस में, ड्राइंग की सेंस में हमारे पास उसका रिटन रिकॉर्ड मौजूद है। अब वो चला आ रहा है क्रोनोलॉजिकली। फिर जब वो हमने कह रहा है आफ्टर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, तो वो ग्रीक्स में गया, वो आया है, वो बात कर रहा है ग्रीक सोसाइटी की, फिर वो बात कर रहा है गलीलियो की, सॉरी एरिस्टोटल की, फिर वो बात कर रहा है गलीलियो की 17th सेंचुरी में, और अब वो 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जा रहा है। इस ऑर्डर को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जंप लगती है, लग सकती है, जैसे एरिस्टोटल से गलीलियो तक की लगी, लेकिन उस जंप को जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर आप ये देखें, अब अगले पैराग्राफ में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको लोग नजर आ रहे हैं, कोपर्निकस नजर आ रहा है, और लोगों को उसने रिलेट करता जा रहा है। यहाँ पे डार्विन नजर आ गया, अगले पैराग्राफ में चला गया। और फिर आप ये देखें कि आगे जब वो बात कर रहा है तो यहाँ पे आके वो कहता है, आई हैव सीन समवेयर, जी, निदरथल मैन की बात हो रही है। ये हिस्टोरिकल रेफरेंस है, लेकिन वो कनेक्ट करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। बाद बीच में आप देखिए कंट्रीज भी चल रही हैं, ये मैं बिल्कुल इसको स्किप करके पढ़ रही हूँ, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो थ्रू द होल एसे, और आप वैसे पढ़े, जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर आप आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चला रहे होंगे तो आपको जाहिर बात है इसको अगर मॉडिफाई करेंगे आप मॉडर्निटीज एंड अनएंडिंग प्रोसेस में, तो आपको वो चीज़ें लानी पड़ेंगी जिन्होंने इंसानों को हेल्प आउट किया है, और चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि बंदों के ऊपर। तो आपका फोकस होगा लेट्स से पहिए के ऊपर, या आपका फोकस होगा एग्रीकल्चर के ऊपर, तो आप उसी रेलम में आगे चलेंगे, ठीक है। और अगर आप कहेंगे आइडियाज वो जो है, इट इज़ डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, तो फिर आप बंदों में चल रहे हैं, और अगर आप बंदों को लेके चल रहे हैं तो आप क्रोनोलॉजिकली फॉलो करते हैं। अब ये देखें, इसी में चलते चलते हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि नाजीज भी आ गए, ठीक है। Look at this beautiful line. I am unable to, ignore it. You can put rats in mazes and men in barbed wire cages and observe their methods of escape. You can administer drugs and observe their effect. You can turn a male rat into a female, though so far nothing analogous has been done with human beings. Even at World, it appears that socially desirable conduct can be dealt with by medical means or by creating a better environment, and the conception of sin has thus come to seem quite unscientific, except, of course, as applied to the Nazis. He's such a good writer, such a good writer. और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी और पीछे भी एक दो दफ़ा उसने जो रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं वो किए हैं। अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगी डेट वुड बी क्वेश्चन, लेकिन अगर कोई सवाल हम किसी राइटिंग में लिखा हुआ देखेंगे तो वो रिटोरिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसका जवाब हमसे नहीं मांगा गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब रीडिंग हम करते हैं ना, बड़ी जल्दी जल्दी हम स्कैन करके कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो वो जब हम जो उसकी चीज़ों की, किताबों की स्कैनिंग कर रहे होते हैं, तो this brings me to the second kind of idea that has helped or may in time help mankind. हम जो चीज पढ़ रहे होते हैं वो होते हैं टॉपिक सेंटेंस,
एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो हमारे पास पिछले पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, या तो उससे हमें समझ आता है, या फिर अगले सेंटेंस का, अगले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस, जिससे हमें बात समझ आती है। उसने कहा हमें सेकंड काइंड ऑफ आइडिया की तरफ लेकर आता है जिसने इंसान की हेल्प की है। तो फर्स्ट को हमने लिखा था ए से, सेकंड को हम लिखेंगे बी से। आई मीन मॉरल एज अपोज टू टेक्निकल आइडियाज। तो दूसरे आइडियाज कौन से थे? पहले तो नॉलेज और टेक्निक के थे, और दूसरे थे मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये हमारे पास दूसरे आइडियाज आ गए। ये हमारा एक और सेक्शन जो था वो शुरू हो गया। अब इस सेक्शन के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें आएंगी और हम इसमें आगे चलते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है चाइनीज़ की बात हो रही है, ज्यूज़ की, मोहम्मदन्स की बात हो रही है। मोहम्मदन्स इज़ द वर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर मुस्लिम्स, एंड देन ज्यूज़, एशविट्स की बात हो रही है। मच इज गोइंग ऑन इन दिस एसे। ओके जी, सो हम इससे चलते हैं। दिस इज मोर लाइक हिस्ट्री के मॉरल्स कैसे डेवलप हुए थे, उनमें क्या चेंज आई, एंड एवरीवेयर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, सो आपका जिसका रेफरेंस सबसे ज़्यादा होता है वो आपकी है नाज़ी। और नाज़ीज़ का जिक्र होता है और होलोकॉस्ट का जिक्र होता है ह्यूमन ट्रेजेडी में, ठीक है। देखिए, अब आपको यहाँ पे कई रेफरेंसेस मिलेंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी एसेस के अंदर, ठीक है। जैसे वो रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है, फ्री प्रेस की, फ्री स्पीच की, एंड फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट की बात कर रहा है। इस तरह की कई चीज़ें जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं वो मेंशन होते जाते हैं। सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। आई हैव टू मूव टू इट्स कंक्लूजन। अच्छा जी, आप ये देखें, इन दिस स्टेप, इफ दिस स्टेप कैन बी अकम्प्लिश्ड, ऑल द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ मैनकाइंड विल क्विकली लीड टू एन ईरा ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे, इससे पहले मुझे ज़रा देखने देंगे यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है ये कहाँ से शुरू हुआ। ऑर्डर्ड सोशल लाइफ of a kind that could seem in any degree desirable rest upon a synthesis and balance of certainly slowly developed ideas and institutions: government, law, individual liberty, and democracy. Individual liberty, of course, existed in the ages before there was government, but when it existed without government, civilized life was impossible. अच्छा, अब ये सारा भी उसका वही चल रहा है। उसने कहा कि अगर ऑर्डर्ड सोशल लाइफ ऑफ अ काइंड दैट कुड सीम इन एनी डिग्री डिजायरेबल, वो एक सिंथेसिस एंड बैलेंस जो है, जो कि इन आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस का जो कि ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, उसके बगैर एक ऑर्डर्ड सोशल लाइफ जो है वो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट्स first arose, there involved slavery, absolute monarchy, and usually the enforcement of superstition by a powerful priesthood. All these were very great evils, and one can understand Rousseau's nostalgia for the life of the noble savage. But this was a mere romantic idealization, and in fact, the life of the savage was, as Hope said, nasty, brutish, and short. The history of man reaches occasional great crises. There must have been a crisis when the apes lost their tails, and another when our ancestors took to walking upright and lost their protective covering of hair. Now, do you remember जहाँ पे हेयर सूट की बात हुई थी बिल्कुल शुरू में? As I remarked before, the human population of the globe, which must at one time have been very small, was greatly increased by the invention of agriculture. Now, do you feel कि ये बातें पहले भी हो चुकी हैं? यानी इंसान के पास बाल नहीं थे। अच्छा, बाल नहीं थे तो उसने इसमें एक और आइडिया अटैच किया कि जब एप द एप्स लॉस्ट देयर टेल, तो उसकी टेल खत्म हो गई। फिर क्या हुआ कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे, होमोसेपियंस जो थे, उन्होंने अपराइट सीधा चलना शुरू किया दो टांगों के ऊपर, और उनका वो जो खाल है वो उनके ऊपर बालों वाली खाल नहीं थी, ठीक है। और फिर उसने कहा कि जी उनका नंबर बड़ा स्मॉल था, और उसको हेल्प कैसे मिली? इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। ना, डू यू फील कि वो जो उसकी बिगिनिंग थी, जो इंट्रोडक्शन था, ये उसके साथ रिलेट करा? इस चीज को कहते हैं कोहेरेंस। यानी जिस चीज की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि 10 मुख्तलिफ चीजों की बात की जा रही है, बल्कि वही चीजें हैं जिन्हें डिस्कस किया जा रहा है, दोबारा रिफर किया जा रहा है, और हम रिलेट कर सकते हैं आइडियाज को। एंड वॉज increased again in our own time by modern industrial and medical technique. So ये जो modern industrial and medical techniques हैं, उनकी थ्रू भी हमने मॉडर्नाइज किया है, इम्प्रूव किया है, इम्प्रोवाइज किया है जो इंसानों का नंबर है और इंसानों की जो हैप्पीनेस है। बट मॉडर्न टेक्निक हैज ब्रॉट अस टू अ न्यू क्राइसिस।
In this new crisis, we are faced with an alternative. Either man must again become a rare species, as in the days of Homo piccinus, or we must learn to submit to an international government. So, या तो हम पुराने जमाने में चले जाएं, ठीक है, और वही ब्रूट बन जाए, या फिर हम एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट के सामने सबमिट करें। यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपके पास, आप इस आइडिया को बड़ी आसानी के साथ यूएन के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। इधर से, when we survey the long development of mankind from a rare hunted animal, hiding, यहाँ से पढ़ी हूँ, when we survey the long development of mankind from a rare hunted animal hiding precariously in caves from the fury of wild beasts which he was incapable of killing, subsisting doubtfully on the raw fruits of the earth which he did not know how to cultivate, reinforcing real terrors by the imaginary terrors of ghosts and evil spirits and malign spells, gradually acquiring the mastery of his environment by the invention of fire, writing, weapons and at last science। ये देखें, सारी चीजें उसने रिलेट कर दी, ठीक है। वहां से, जहां से हम एनिमल्स थे और हम रॉ फ्रूट्स खा रहे थे, वहां से लेके वहां तक जहां पे हमने अपने जो वेपन्स है, राइटिंग है, फायर है, साइंस है, उसको बनाया है, बिल्डिंग अप अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच कर्ब्ड प्राइवेट वायलेंस एंड गेव अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी टू डेली लाइफ। यहाँ पे वो मॉरल्स एंड पॉलिटिकल लाइफ आ गई, यूजिंग द लेजर गेन बाय हिज स्किल नॉट ओनली इन आइडल लग्जरी बट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी एंड द अनवेलिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ नेचुरल लॉ, learning gradually, though imperfectly, to view an increasing number of his neighbors as allies in the task of production rather than enemies in the attempts at mutual depredation. When we consider this long and arduous journey, it becomes intolerable to think that it may all have to be made again from the beginning, owing to failure to take one step for which past developments, rightly viewed, have been a preparation. I again want to say that he's such a prolific writer. He's so good. The way he has encapsulated everything that he has said so far. अब आप ये देखें कि यहाँ पे आके उसने अपना इससे जो था शुरू से लेके आके रिलेट किया है, evil spirits, malign spells, इसकी उसने बात नहीं की थी, लेकिन कुछ चीजें ऐड की। ऐसा नहीं होता कि ये अब कंक्लूजन, ये कंक्लूजन चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब कंक्लूजन, ये जहां से मैंने पढ़ना शुरू किया था पैराग्राफ, कि ये नहीं होता कि कंक्लूजन में सारी बातें वही करनी है जो कि इंट्रोडक्शन में हुई थी और उतनी ही करनी है, उससे ज्यादा उसमें कुछ ऐड करके। अगर आप एज इट इज इंट्रोडक्शन को रीफ्रेज कर देंगे कंक्लूजन में, तो फिर आपने किया क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस भी चीज़ की बात की है, आप उसको रीफ्रेज करें और उसमें कुछ ऐड करें, ताकि रीडर को महसूस हो कि उसकी नॉलेज में कुछ और इजाफा भी किया जा रहा है बाय द एंड ऑफ द रीडिंग, जहाँ पे ख़त्म हो रही है। वो कहता है कि इतना सारा जो इंसान ने किया है, अचीव किया है, वी कंसिडर दिस लॉन्ग एंड आर्जुअस जर्नी, it becomes intolerable to think that it may all have to be made again from the beginning, owing to failure to take one step for which past developments, rightly viewed, have been a preparation। तो अगर हमने कुछ ना किया, एक स्टेप की वजह से हम जिस चीज की तैयारी करते आए वो सब कुछ खराब हो सकता है, ठीक है। सोशल कोहेजन which among the apes is confined to the family grew in prehistoric times as far as the tribe, and in the very beginning of history reached the level of small kingdoms in upper and lower Egypt and in Mesopotamia। जहाँ पे वो बेबीलोनिया की भी बात कर रहा था, उसने इजिप्ट की भी बात की थी। अब उसने कहा ये जो एक जो सोशल कोहेजन थी जो हमें एप्स में नजर आई प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, और फिर हमें सिविलाइजेशन में भी नजर आई। फ्रॉम दी स्मॉल किंगडम्स ग्रीव द एम्पायर्स ऑफ एंटिक्विटी एंड देन ग्रेजुअली द ग्रेट स्टेट्स ऑफ आवर ओन डे, far larger than even the Roman Empire. Quite recent developments have robbed the smaller states of any real independence. Until now, there remain only two that are wholly capable of independent self direction. I mean, of course, the United States and the USSR. All that is necessary to save mankind from disaster is the step from two independent states to one, not by war, which would bring disaster, but by agreement. So, यहाँ पे हमारे बाईपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, जिसके बाद वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि हम फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट स्टेट से वन स्टेट की तरफ आना है, लेकिन एग्रीमेंट के साथ।
डिजास्टर के साथ नहीं आना, ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। इफ दिस स्टेप कैन बी अकम्प्लिश, ये वो स्टेप है जो भी पिछले सफे में वो कह रहा था कि एक स्टेप लेना पड़ेगा, और यही वो चीज है जो अगर आप इसका एस्से पढ़ें, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, वो उस एस्से को शुरू करता है 3 सपोजिशंस के साथ, आपके इंट्रोडक्शन के नोट्स में शामिल है। तो वो जो 3 सपोजिशन देता है अटेंशन कैचर में, उसमें से एक सपोजिशन है वन गवर्नमेंट की। If this step can be accomplished, all the great achievements of mankind will quickly lead to an era of happiness and well being, such as has never before been dreamed of. Happiness. अब पता है क्या होता है, जब हम किसी माशरे की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मानी जाती हैं। हमारा ताल्लुक एक डेवलपिंग कंट्री से, और हमारे जो मसाइल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो जब आपकी और मेरी बात होती है तो हमें जो चीज़ चाहिए होती है और जो डिज़ायरेबल होती है वो होती है प्रॉस्पेरिटी, वो होती है स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन जब हम बाहर की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें वो बार बार एक ही बात करता है, वो कहता है जी हैप्पीनेस, इवन किताब लिख दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। अब हमें वो इसलिए अजीब सा लगता है क्योंकि हमारे लिए कोई कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है ही नहीं। सो ये वो एक ऐसा स्टेप है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पे वो कॉमें निकलती हैं जो कि डेवलप्ड हो जाती हैं। तो उनके लोगों का मसला सर्वाइवल नहीं होता, उनके लोगों का मसला उससे आगे कुछ होता है, ठीक है। सो अब उसने अगेन हैप्पीनेस की बात की। आर साइंटिफिक स्किल विल मेक इट पॉसिबल टू एबॉलिश पॉवर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड विदाउट नेसेसिटेटिंग मोर देन 4 or 5 hours अ डे ऑफ प्रोडक्टिव लेबर। अब देखिए वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमारी जो साइंटिफिक स्किल्स है उनसे हम एबॉलिश कर सकते हैं पॉवर्टी को। डिजीज, अब उसने डिजीज की बात की, विच हैज बीन वेरी रैपिडली रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years, विल बी रिड्यूस्ड स्टिल फर्दर, डिजीज कम हो जाएगी, पॉवर्टी खत्म की जा सकती है। The leisure achieved through organization and science will no doubt be devoted very largely to pure enjoyment, but there will remain a number of people to whom the pursuit of art and science will seem important. So कुछ लोग जो हैं वो तो enjoyment में लग जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो art और science को pursue करते रहेंगे. There will be a new freedom from economic bondage to the mere necessities to keeping alive, and the great mass of mankind may enjoy the kind of carefree adventurousness that characterizes the rich young Athenians of Plato's dialogues. All this is easily within the bounds of technical possibility. अच्छा, अब ये डायलॉग, प्लेटोस के जो डायलॉग में जो हमारे पास एथीनियंस आते हैं, एथेंस के लोग आते हैं, उनकी जो खूबियां हैं वो हम देख सकते हैं कि हर बंदा इंजॉय करेगा, हर खासोआम के हिस्से में आएंगी। ऑल दिस इज easily within the bounds of technical possibilities. It requires for its realization only one thing, that the men who hold power and the populations that support them should think it more important to keep themselves alive than to cause the death of their enemies. Very good. Very, very good. Very profound. Not very lofty or difficult ideal, one might think, and yet one which so far has proved beyond the scope of human intelligence. The present moment is the most important and most crucial that has ever confronted mankind. Upon our collective wisdom during the next 20 years depends the question whether mankind shall be plunged into unparalleled disaster or shall achieve a new level of happiness, security, well being, and intelligence. I do not know which mankind will choose. There is grave reason for fear, but there is enough possibility of a good solution to make hope not irrational, and it is on this hope that we must act. Wow, beautiful. He is such a beautiful writer. He is so profound. He's one of my favorites. Very good. Anyway, so this is the end of the essay, and you can feel कि वो कहता है कि we have reasons to fear, लेकिन असल बात ये है कि हमारे तमाम तर reasons के बावजूद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि होप को चांस मिले, और जो डिसीजन लिया जाएगा दैट वुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, सबके भले के लिए लिया जाएगा, एंड समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। सो आप ये देखें कि हमारा जो एस्से है वो कहाँ से शुरू हुआ था और वो कहाँ तक गया है। और जब हमारे एस्से में आईडीए ने इतना रास्ता तय किया है, तो वो इतना सारा जो रास्ता तय करता हुआ है उसमें कोहेरेंस थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें ऐसे पढ़ते हुए लगा कि हम कहीं और निकल गए हैं। मुख्तलिफ स्कैटर्ड आइडियाज़ हैं जिनकी बात हो रही है, डिफरेंट चीज़ों की, ऐसा नहीं है। देर इज़ कोहेरेंस। तो इतने सारे वर्ड लिमिट के बावजूद उसमें हमारे पास कोहेरेंस आई है। और अब अगर हम इसको वैसे बात करें जैसे मैं आपको जो अभी तक ऐसे का तरीका बताती आई हूँ कि हम ऐसे को डिवाइड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है अटेंशन कैचर।
अब इसमें जब हम अटेंशन कैचर की बात करते हैं तो हमारे पास अटेंशन कैचर क्या था? क्वेश्चन। तो रिफ्लेक्सिव एसे के अंदर बहुत अच्छा अटेंशन कैचर होता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से उसने शुरू किया अटेंशन कैचर, ठीक है। अब वो जो हमारा अटेंशन कैचर क्वेश्चन शुरू हुआ, उसने हमसे जो क्वेश्चन किए उन्हीं क्वेश्चंस को वो आगे लेके चला। तो उसने उन्हीं सवालों का एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सेक्शन बना दिया, और उन क्वेश्चंस को जब हम देखें, उन क्वेश्चन से वो पहुंचा व्हाट के ऊपर, और व्हाट है हमारी थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। सो आपको पता है कि ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट जो थी वो भी हमारे इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, और थीसिस स्टेटमेंट के साथ ही उसने एक लाइन का हमें दे दिया प्रीव्यू। सो ये जो हमारे पास चंक था थीसिस स्टेटमेंट तक, ये था हमारे एसे का इंट्रो। अच्छा, अब उस इंट्रो के बाद जब हमारे पास बॉडी शुरू हुई, तो आप ये देखें कि हमारे एसे की जो बॉडी चली है उसमें उसने हमें बताना शुरू किया कि आइडियाज, उसने आइडियाज को डिवाइड किया। उसने कहा जी नॉलेज प्लस टेक्निक, और दूसरी उसने बात की नॉलेज और टेक्निक के बाद उसने जो हमारे साथ बात की वो ये थी कि हमारे पास है मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। अब उसने पहले इस आइडिया को हैंडल किया और फिर उसने इस आइडिया को ट्रीट किया, ठीक है। अब ये जो वो बात कर रहा था, हमें समझा रहा था कि कौन से आइडियाज हैं और उनको इलेबोरेट कर रहा था, ठीक है। और हमें हाउ भी समझा रहा था कि नॉलेज ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, मॉरल्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, क्यों किया। तो ये हाउ और वाई वाला सेक्शन चल रहा था। और फिर हमारे पास जब वो कंक्लूजन की तरफ आ रहा है, तो बेसिकली वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, इस केस को एडवोकेट कर रहा है कि दुनिया की भलाई किस में है, ठीक है। सो हमारी ये जो बॉडी वाला पोर्शन था ये सबसे ज्यादा था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि जो कंक्लूजन था वो एक पैराग्राफ में आया। कंक्लूजन हमारा यहाँ से शुरू है, मुझे दोबारा दिखाने दें आपको, ताकि अगर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन तो हम उसको ओवरकम कर सकें। ओके जी, सो ये उसने कहा, ये इन दी हिस्ट्री ऑफ सोशल एवोल्यूशन इट विल बी फाउंड दैट ऑलमोस्ट इनवेरिएबली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस एंड व्हेन देयर वर न्यू स्टिल अ पर्सन कंट्री एट हार्डली एनीबॉडी हु। ओके, सो ये वाला हमारा कंक्लूजन है। हमारा कंक्लूजन यहाँ से शुरू हो रहा है, ऑर्डर्ड सोशल लाइफ ऑफ अ काइंड दैट वुड सीम इन एनी डिग्री डिजायरेबल। ये सिंथेसिस है और बैलेंस है स्लोली डेवलप्ड आइडियाज इन इंस्टीट्यूशन का। यहाँ से कंक्लूजन शुरू हुआ है, ठीक है। अब आप इस कंक्लूजन के अंदर देख सकते हैं कि ये एक तो उसने रखा है वन पैराग्राफ जो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। वो हमारा जो वो सजेशन वाली चीज लेकर आ रहा है, ये बहुत लंबा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ से देखें, ये एक पैराग्राफ चल रहा है ऑर्डर्ड सोशल लाइफ वाला, ये अगले सफे पे आया है। आई डोंट नो व्हाई माय टैबलेट इज सो स्लो। ओके जी, अगले सफ़े पे आया और आप देख सकते हैं कि ये अभी वही पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है। और ये हम अगले सफ़े पे आए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इस सफ़े पे आए हैं, तो यहाँ पे आके ये पैराग्राफ खत्म हुआ है, ठीक है। सो वो इसका एक सोल्यूशन की तरफ या सजेस्ट कर रहा था कि ऐसे होगा और इस चीज़ की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा जो उसका एक सजेशन था कि किन चीज़ों की वजह से बचाया जा सकता है, प्लस जो उसका उसने फाइनली कंक्लूजन जो है वो अखज़ किया। लेकिन क्योंकि ये जो सजेशन होते हैं, ये प्रॉब्लम कोई ऐसी इंपेरिकल प्रॉब्लम नहीं है कि डैम बनाना है तो आपने डैम बनाना है। ये दिस इज मोर, दिस इज ऑल दिस इज हैपनिंग इन द माइंड। तो आप थेरी की सेंस में इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सजेशन वाले एक ही पैराग्राफ के अंदर उसने सारी चीज़ों को अकोमोडेट कर दिया और इससे वो कंक्लूजन में पहुंच गया। अब आप इसी तरीके से इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव एसे होता है, उसमें एक चीज़ जो आप बड़ी देख सकते हैं, वैसे तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई इस तरह से कोई मुमानियत है। लेकिन जो हमारा व्हेन एंड वेयर वाला सेक्शन होता है, जो हमने ग्लोबल विलेज वाले एस्से में भी डिस्कस किया था, इसमें जो व्हेन एंड वेयर वाला सेक्शन है जो कि क्रोनोलॉजिकल था, कि हम क्रोनोलॉजिकली किसी चीज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो मर्ज हो गया वाई और हाउ में। जब वो बता रहा था कि कौन से आइडियाज है, मतलब वो वट में भी गिनवा रहा था कि कौन से, लेकिन वट से मुराद हम तो थीसिस स्टेटमेंट लेते हैं, इसलिए मैं दोबारा से वट का वर्ड नहीं ला रही। ये जो वाई और हाउ वाला सेक्शन था, इसके अंदर ही व्हेन एंड वेयर वाला जो सेक्शन था वो मर्ज हो गया। तो क्रोनोलॉजिकली उसने अलग अलग इन दोनों चीज़ों को नहीं चलाया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ऐसे होता ही इंसान की तारीख के बारे में, और जब हम इंसान की तारीख की बात करते हैं तो फिर उसके साथ साथ आइडियाज डेवलप होते हैं। अगर आप लिख रहे हैं कि इट इज़ डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, तो उसमें आप इकट्ठे चला सकते हैं इंसानों को भी जिनको नुकसान पहुंचा, और उनको क्रोनोलॉजिकली चलाएंगे तो टाइम ट्रेवल भी करते जाएंगे आप,
टाइम ट्रेवल तो हम दूसरी सेंस में लेते हैं, टाइम में ट्रेवल करने को। आप टाइम लाइन में भी ट्रेवल करते रहेंगे और साथ साथ आप लोगों को भी कवर करते जाएंगे। तो व्हेन एंड वेयर का सेक्शन जो होता है अलहदा से देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है रिफ्लेक्सिव एसे के अंदर। एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग, रिफ्लेक्सिव एसे की आउटलाइन नहीं होती। ठीक है, मैं रूल के तौर पे नहीं कह रही, लेकिन क्योंकि हम जब रिफ्लेक्सिव एसे की बात करते हैं तो उसकी आउटलाइन बहुत शॉर्ट बनती है। मैं उन एसेस की बात कर रही हूँ जो ज़्यादातर हमारे सीएसएस के पेपर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी आउटलाइन शॉर्ट बनती है तो हम सीएसएस के पेपर में अगर लिटरेरी एसे की आउटलाइन नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने लाजमी लिखनी है। मेरा स्टूडेंट 1800 मार्क्स पे लिटरेरी एसे के साथ, जिसमें उसने आउटलाइन नहीं बनाई थी, पास हुआ हुआ है। और सिर्फ पास नहीं हुआ हुआ, वो ओएमजी के अंदर सर्व भी कर रहा है। सो आपने ज़रूरी नहीं है कि जो लिटरेरी एसे उसके अंदर आउटलाइन बनानी है, कंपलसरी नहीं होता क्योंकि उसकी आउटलाइन शॉर्ट होती है। प्रॉब्लम एसे अलबत्ता आउटलाइन के बगैर नहीं बन सकता। सो आपके इस लेक्चर का पहला होमवर्क तो ये है कि आप इसकी आउटलाइन बनाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ थे और मैंने आपको दिखा भी दिया कि आउटलाइन किस तरह से बनेगी। और दूसरा आपका काम ये है कि आपने इस एसे की जो हमारे पास दूसरी फॉर्म है, दैट इज मॉडर्निटीज एंड अनएंडिंग प्रोसेस, उसको लिखने की कोशिश करनी है। नॉट नॉट नेसेसरीली कि आप उस सारे को लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें से आइडियाज डिराइव करें और उसमें किसी चीज को शामिल करके अपना एक रिफ्लेक्सिव एसे जो है उसको लिखने की कोशिश करें कि इसमें से कौन से आइडियाज लेंगे और आप किन आइडियाज को उसमें शामिल करेंगे। ये काम मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको मॉडर्निटीज एंड अनएंडिंग प्रोसेस की ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी है। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ के बारे में खुद नहीं सोचेंगे, तो इन लेक्चर्स के दौरान मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा, द थिंग दैट आई एम मोस्ट अफ्रेड ऑफ इज द फैक्ट दैट I don't want you guys to depend on me when it comes to anything in your essay. So you might be developing this habit that I am reading things for you and I'm showing you कि ये पैराग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, या मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। सो अगर आपकी ये आदत बन गई और आपने मुझ पे रिलाई करना शुरू कर दिया या किसी भी टीचर के ऊपर, सो आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकेंगे। पहले आप सोचें कि इस एस्से में से आप कौन से पॉइंट्स निकाल सकते हैं और आप कोशिश करें। और जब आप मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे मॉडर्निटीज एंड अनएंडिंग प्रोसेस की, तो आपने जो कुछ पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से वो स्केड्यूल हो जाएगा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि आपको सॉरी स्केड्यूल हो जाएगा कह रही हूँ, वो सारी चीज़ें जो वो सिंथेसाइज हो जाएंगी, उनका सिंथेसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तब होगा जब आप खुद भी उसके अंदर एफर्ट पुट इन करेंगे। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि रसल जो है वो कितने सिस्टमैटिकली अपने आइडियाज़ को चलाता है, कितना वेल रिसर्च्ड है, कितना कोहेरेंट एसे है, और कितने अच्छे तरीके से उसने एसे की जो टेक्निक है उसको मीट किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो, ताकि आपका जो फीडबैक है वो मुझे मिलता रहे और जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं वो आपके फीडबैक से बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। आई विल टॉक टू यू इन अनदर वीडियो।